थैंक यू, थैंक यू। शिक्षार्थी, आप लोगों को पिछले क्लास में बताया गया था पत्रकारिता के विविध रूप के विषय में, जिसमें पहला आपको बताया गया था वॉचडॉग पत्रकारिता। वॉचडॉग पत्रकारिता, तो इसमें आपको बताया गया था कि सरकारी कामकाज पर निगरानी रखने वाली पत्रकारिता को वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है। सरकारी कामकाज, गवर्नमेंट जो भी एक्शन लेती है या फिर जो आगे की प्लानिंग करती है, उसकी दूरदर्शिता को समझते हुए एक विशेष प्रकार की पत्रकारिता होती है जो शोर मचाती है और पब्लिक को जगाने का काम करती है। और यह पब्लिक का जगना और लोक जागरण सरकारी कामकाज को नियंत्रित करने में मदद करती है, इसलिए इसे वॉचडॉग पत्रकारिता कहते हैं। ये आपको बताया गया था। डॉग शब्द श्वान यानी कुत्ते से जुड़ा हुआ है, जैसे श्वान भी निगरानी करता है, डॉग गड़बड़ियों की आशंका पर शोर मचाता है, लोग जग जाते हैं तो गड़बड़ियां नहीं हो पाती है। अब आपको परीक्षा में यदि लिखना हो तो वॉचडॉग पत्रकारिता की परिभाषा कैसे लिखेंगे? आप सीधे वॉचडॉग पत्रकारिता ये शीर्षक लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे सरकारी कामकाज पर निगरानी रखने वाली पत्रकारिता का नाम वॉचडॉग पत्रकारिता है। यानी ऐसी पत्रकारिता जो सरकार के कामकाज पर निगरानी रखती है और अपनी पत्रकारिता के माध्यम से उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करती है, विशेष रूप से लोक हितों को ध्यान में रखते हुए, तो ऐसी पत्रकारिता वॉचडॉग पत्रकारिता कही जाती है। दूसरा देखेंगे, एक दूसरे प्रकार की जो पत्रकारिता होती है वो एडवोकेसी पत्रकारिता होती है। एडवोकेसी जैसे एडवोकेट से बना हुआ है। एडवोकेसी का मतलब क्या हुआ? वकालत करना। देश में बहुत सारे मुद्दे होते हैं और उसमें लोक समुदाय का अपना अलग अलग सोच होती है भिन्न भिन्न मुद्दों पर। लेकिन ऐसी पत्रकारिता जो इन मुद्दों के किसी एक पक्ष को लेकर के वो उसका पक्ष कर रही होती है, ऐसे ऐसे लेख लिखना शुरू करेगी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, ताकि लोगों का जो लोकमानस है वो किसी एक पक्ष की तरफ होता हुआ दिखाई दे, एक पक्ष की तरफ उसकी मानसिकता बने। और ऐसी मानसिकता उस पत्रकारिता की भी है पहले से पूर्व नियोजित, तो उसे एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। अब ये जो पक्ष होता है, पक्ष दो तरह के हो सकते हैं। एक तो रियल में जिसका वो पक्ष कर रहा होता है, पत्रकारिता का जो मंडल है, पत्रकारिता जिसका पक्ष कर रही होती है वही लोक समुदाय के लिए अच्छा है, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि लोक समुदाय के लिए जो अच्छा है उससे अपवर्तन की भी स्थिति हो। तो इस परिस्थिति में चाहे जिसका भी वो पक्ष कर रहा है वो पक्षधर पत्रकारिता, इसलिए देखें यहाँ एडवोकेसी पत्रकारिता को पक्षधर पत्रकारिता भी कह सकते हैं। तो अब मान लीजिए परीक्षा में ये पूछे कि पक्षधर पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, तो आपको सीधे यही समझना होगा कि जो एडवोकेसी पत्रकारिता है उसी को पक्षधर पत्रकारिता कहते हैं। तो जो परिभाषा इसकी है वही परिभाषा इसकी है, ये दोनों एक है, एक ही है, नाम इसके दो हैं। अब फिर एक बात,
एडवोकेसी पत्रकारिता ऐसी पत्रकारिता है जो देश के विभिन्न मुद्दों पर या विभिन्न मुद्दों में से किसी एक मुद्दे पर किसी का पक्ष करती हुई दिखाई देती है और उसी के पक्ष में वकालत करते हुए जनमत का निर्माण करती है पत्रकारिता के माध्यम से, तो उसे एडवोकेसी पत्रकारिता या फिर पक्षधर पत्रकारिता कहते हैं। आपकी जो अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक है, तो जहां पर ये हेडिंग दिया होगा एडवोकेसी पत्रकारिता, उसमें एक उदाहरण दिया गया होगा। राम सेतु का नाम आया होगा उसमें। राम सेतु का मुद्दा जो है वो लंबे समय तक चला, जिसमें एक मुद्दा आया था, आपको याद होगा, लगभग 5-7 वर्ष पहले, 5-7 वर्ष का हैं, या फिर तब माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, ये उन्हीं के शासनकाल में। तो उसमें आप देखें थोड़ा सा, ये भारत का नक्शा आपने देखा होगा। ये जो भारत का जो दक्षिणी भाग है, इसमें इसे आपने देखा होगा, ये मन्नार की खाड़ी है, यहाँ श्रीलंका है। तो यहीं पर राम सेतु की बात कही जाती है। तो उस समय एक प्रस्ताव डाला गया था कि इसमें से यदि जहाजों को आने जाने के लिए यदि इसमें रास्ता बना दिया जाए, यदि इसमें रास्ता बना दिया जाए, तो जो समुद्री यात्राएं होती हैं, जो इधर से समुद्री यात्रा करते हुए इधर जाना पड़ता हो, कोलकाता बंदरगाह चाहे ये कांडला जहां भी हो, तो ये ज्यादा डिस्टेंस तय करनी होती है समुद्री जहाजों को। तो यदि यहाँ से रास्ता बनाया जाए तो ये घूमने की बजाय जो है डिस्टेंस कम हो जाएगी। इस तरह की चर्चा आई थी, हो रही थी, पत्र पत्रिकाओं में ये बातें आ रही थी। तो इस पर मुद्दे खड़े हो गए। किसी एक वर्ग का ये मानना था कि ये राम सेतु है, तो सेतु जो है उनकी मर्यादा का विषय है, इसलिए इसको तोड़ा नहीं जाना चाहिए। और एक पक्ष ये था कि वो मर्यादा भी बनी रहेगी, और इसमें यदि मार्ग बन जाता है तो बार बार आने जाने वाले लोग तो इसका नाम लेंगे ही ना कि हम राम सेतु से होके गुजर रहे हैं, उसमें कोई मर्यादा खंडित होने जैसी बात नहीं है। तो उसमें राम सेतु पर इसको नहीं तोड़ा जाना चाहिए या उनकी मर्यादा का विषय है, इस पर पत्रिकाओं में बार बार ये बातें आ रही थी। तो अब उस पक्ष में, राम सेतु के पक्ष में, इसे न तोड़ा जाए, इधर से मार्ग न बनाया जाए, इस पक्ष में जो लिखी जा रही थी, तो उस पत्रकारिता को पक्षधर पत्रकारिता या एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जा सकता है कि उसके पक्ष में वकालत हुई, क्योंकि देश का जो बहुसंख्यक लोकमत जो है वो इसी पक्ष में था कि ये बरकरार रहना चाहिए। तो ये इस पक्ष में हुआ। इसी तरह के और दूसरे भी मुद्दे हो सकते हैं जिस पर पत्रकारिता किसी विशेष बिंदु का जो है वो समर्थन कर रही हो, उसका पक्ष कर रही हो, तो उसे पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। शिक्षार्थी इसे बस उदाहरण के रूप में लेना है, और इस तरह की पत्रकारिता, जैसे ही आप पत्र पत्रिकाओं को पढ़ेंगे और देश में नए नए मुद्दा जब आएंगे, तो उसमें पढ़ते पढ़ते जब इन सारी बातों को ध्यान में आप रखेंगे तो खुद ही आप निर्धारण कर सकेंगे कि ये वैकल्पिक पत्रकारिता है कि एडवोकेसी पत्रकारिता है या फिर वाचडॉग पत्रकारिता है। वो बाद में आप अभ्यास करेंगे। यहाँ परीक्षा के दृष्टिकोण से आप इसे याद रखेंगे परिभाषाओं को। तो किसी खास मुद्दे पर पक्ष करती हुई तथा उसी पक्ष में जनमत का निर्माण करने वाली जो पत्रिका है उसे एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। अब अगला हम देखेंगे वैकल्पिक पत्रकारिता। वैकल्पिक पत्रकारिता, देखिए
वैकल्पिक शब्द जो है वो विकल्प से बना है, ऑप्शन। ऐसी पत्रकारिता जो विकल्प तलाशने का प्रयास करती है। पत्र पत्रिकाओं में ऐसी बातें लिखी जाएंगी, ऐसे निबंध लिखे जाएंगे, ऐसे लेख लिखे जाएंगे, ऐसी सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी जिससे कि पब्लिक के सामने, लोकमानस के सामने विकल्प तलाशने वाली बात आए। लेकिन किसके प्रति विकल्प, किसका विकल्प? और जानना होगा सामाजिक, राजनैतिक, सामाजिक। देखें, सरकारें बनती हैं, कई बार सरकार बदलती रहती है, तो जो राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है ये सीधे सीधे शासन से प्रभावित होता है, वो समाज व्यवस्था को भी प्रभावित करता है। तो जो स्थापित राज व्यवस्था है, चाहे किसी भी समय का, अंग्रेजों के समय का, मुगलों के समय का, चाहे आधुनिक भारत में, आज भी, वर्तमान में भी, फिर आगे आने वाले समय में भी, वो कहा गया है कि प्रभुता पाई काहू मद नाही, ये बात कही गई है। जैसे ही प्रभुता आती है, मद आते हैं और मद में बहुत सारे विकल्प उत्पन्न होते हैं। हर जगह भरत जी नहीं हैं जिनके विषय में कहा गया है कि अयोध्या के राज की तो बात ही छोड़िए, ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी पद मिल जाए तो भी भरत जैसे भाई के हृदय में मद नहीं आ सकता, ऐसा राम ने कहा। तो भरत जी जैसे लोग नहीं है कि मद ना है। आज लोकतंत्र में आज हो या बीता हुआ कल हो या फिर आने वाला कल हो, उसमें वो बदलाव आते हैं। तो जब बदलाव आते हैं तो पब्लिक को जब दिक्कत होने लगती है, ऐसी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था जो वर्तमान में स्थापित हो और उस व्यवस्था से लोक समुदाय को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, तो इसके लिए, इसके बदले में कौन सा विकल्प सामने आना चाहिए, उस तरह का जनमत तैयार करने का काम जो पत्रकारिता करती है, ऐसी पत्रकारिता को हम वैकल्पिक पत्रकारिता की श्रेणी में रखते हैं। कम से कम शब्दों में भी आप कह सकते हैं कि स्थापित राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था के विकल्प के रूप में लोकमत, जनमत तैयार करने वाली पत्रकारिता को वैकल्पिक पत्रकारिता का नाम दिया जाता है। अब आगे पेज 3 पत्रकारिता, पेज 3 पत्रकारिता देखें, नाम से ही स्पष्ट है, ये पेज नंबर, पृष्ठ संख्या 3। तो इसकी परिभाषा जब आपको लिखनी होगी तो आप लिखेंगे कि मशहूर व्यक्तियों की जीवन शैली या फिर जो फिल्म स्टार के लोग हैं, वो किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं, फिल्म जगत के हो सकते हैं, राजनीति जगत के हो सकते हैं, खेल जगत के भी हो सकते हैं। तो मशहूर व्यक्तियों की जीवन शैली के विषय में जो पत्रकारिता काम करती है, मशहूर व्यक्तियों के जीवन शैली के बारे में उसमें बताया जाता है। इस तरह की खबरें प्रायः पेज नंबर 3 पर छपती थी, याद रखिएगा। पेज नंबर 3 पर, पृष्ठ संख्या 3 पर
अखबार के पेज नंबर 3 पर छपती थी। आज इसका पृष्ठ संख्या कोई भी हो सकता है। तो पेज नंबर 3 पर ही छपती थी प्राय पहले, इसलिए उसी समय का नाम दिया हुआ है पेज 3 पत्रकारिता। तो आज भी इसे हम पेज 3 पत्रकारिता के ही नाम से जानते हैं। अब उनके जीवन शैली के बारे में आपने कई चीजें सुनी होंगी कि इस फिल्म स्टार का जो है इनके साथ विवाह होने जा रहा है, हैं? ओ, इनकी खूबसूरती का राज है, ये सलाद खाती हैं, खाना खाने के बाद चॉकलेट खाती हैं, आदि आदि इस तरह की बातें उसमें लिख करके वो आती रहती हैं, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो उनके जीवन शैली के विषय में उसमें लिखा। और इसी के साथ देखिए आप लिख करके यहाँ लिखा हुआ है पीत पत्रकारिता। तो इसको यदि पीत पत्रकारिता पूछता है तो एक शब्द आप जरूर लिखिएगा, सनसनी फैलाने वाली पत्रकारिता को पीत पत्रकारिता के नाम से जाना जाता है। सन 19वीं सदी में अमेरिका में इस तरह की पत्रकारिता की शुरुआत हुई। पृष्ठभूमि क्या थी कि ज्यादा से ज्यादा अखबार वाले ये चाहते थे कि पाठकों को हम अपनी तरफ आकर्षित करें, इसलिए वो सनसनी फैलाते थे। सनसनी फैलाने वाली, कुछ तो रियल भी चीजें हो सकती हैं और कुछ जानबूझ के भी सनसनी फैलाने वाली चीजें, अब ये होने वाला है, अब ऐसा हो गया, ऐसा क्यों, आदि आदि, ताकि सनसनी खेज होने की वजह से थोड़ी सी उत्सुकता बढ़ जाती है। जरा पढ़ें, अब एक ने शुरू किया तो दूसरा भी शुरू हो गया, प्रतिस्पर्धी बन गए, सनसनी फैलाने की प्रतिस्पर्धा में लग गए, तो उसे पित्त पत्रकारिता कहा जाता था। अब देखिए ये थी तो पत्रकारिता दोनों अलग अलग, ये मशहूर व्यक्तियों के जीवन शैली का के विषय में लिखना, पेज नंबर 3 पर लिखना, और ये सनसनी फैलाने वाली बात जो 19वीं सदी में अमेरिका में आरंभ हुई। लेकिन आज जो है एक कड़ी है व्यावसायिकता, याद रखिएगा, व्यावसायिकता के दौर ने अब दोनों में भेद नहीं रखा। प्रायः मशहूर व्यक्तियों के विषय में भी वही पढ़ेंगे जब या तो सनसनी खेज वाली कोई खबर हो या फिर खुद ही सनसनी फैलाई जाए हाईलाइटेड होने के लिए। तो सनसनी वाली बात इसमें भी आ गई और ये तो सनसनी फैलाने वाली है ही, इसलिए आप पुस्तकों में देखे होंगे वो लिखा होगा कि पेज 3 या पित्त पत्रकारिता किसे कहते हैं। दोनों को मिला के जब पूछता है तो आप वही लिखेंगे कि सनसनी फैलाने वाली पत्रकारिता को पित्त पत्रकारिता कहते हैं, और मशहूर व्यक्तियों के जीवन शैली को दिखाने वाली, बताने वाली जो पत्रकारिता है पेज 3 पत्रकारिता कहलाती है। ये प्रायः पेज नंबर 3 पर छपती थी और आज इसका पृष्ठ संख्या कुछ भी हो सकता है। तो आप देखे होंगे अखबार के फ्रंट पेज पर ही बहुत सारे हमारे अभिनेता और अभिनेत्रियों के चित्र आ जाते हैं, उनसे संबंधित चीजें आ जाती हैं। तो अब पेज 3 नहीं रहा, ठीक ना, लेकिन परिभाषा आप वही लिखेंगे, ठीक है। तो यदि एक लाइन में आ जाता है कि पेज 3 और पित्त पत्रकारिता के बीच की जो वो डिवाइडिंग लाइन है उसको खत्म किसने किया, तो व्यावसायिकता। सनसनी का एक और उदाहरण देखें आप, अभी कुछ दिनों पहले तक, कुछ महीनों पहले तक, महीना क्या 2012 में ही ये सनसनी फैलाई गई कि 2012 में भूकंप आएगा और सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। ऐसा सुना होगा आप लोगों ने भी। तो तरह तरह की चर्चाएं होने लगी कि क्या भाई 2012 तक ही हमें जीवित रहना है, तो सारी अपनी इच्छाओं को पूरा कर लीजिए, आदि आदि बातें इसमें आने लगी अलग अलग क्षेत्रों में, या फिर क्या होगा जब कोई बचेगा ही नहीं। तो इस तरह की खबरों को खूब पढ़ा गया और बाद में पता चला कि ये सनसनी खेज थी। इस तरह की बहुत सारी, अभी कुछ महीनों पहले आया था कि एक वो एस्ट्रॉयड आ रहा है, तो भाई बताने वाला तो सही ही बताता है, वैज्ञानिक महोदयों का जो वक्तव्य था वो सही था कि वो पृथ्वी से होकर गुजरेगा, पृथ्वी के निकट से होकर गुजरेगा। अब चूंकि दिक्कतें हैं समझ ना पाना शब्दावलियों को,
तो लोगों ने समझा कि अब तो पृथ्वी पर ही आएगा। उसमें ये बताया गया यदि पृथ्वी से टकरा गया तो विनाश होगा, लेकिन ये पृथ्वी के नजदीक से होके गुजरेगा, टकराने जैसी कोई बात नहीं है। तो इस बात को कोई पढ़ा ही नहीं, बस सीधा पढ़ा कि पृथ्वी से टकराएगा और महाविनाश, प्रकृति का तांडव शुरू हो जाएगा। तो उसे भी सनसनी के तौर पर लिया गया। सनसनी का एक सकारात्मक रूप भी है। इस तरह की बातें आती हैं तो थोड़ा सा ज्यादा लोग जागरूक होते हैं, विचार मंथन होना चाहिए। समाचार जब कम पढ़ने की स्थिति हो तो थोड़ा बीच बीच में जागरूक करना भी, ये जो समाचार मंडल है जो परोक्ष रूप से है, उनकी अहम भूमिका भी मानी जा सकती है। उसे मैं नेगेटिव नहीं लेता हूँ, पॉजिटिव ही ले रहा हूँ। तो ये पेज 3 और पीत पत्रकारिता। अब अगला जो है, अगला देखें आप, विशेषीकृत पत्रकारिता। विशेषीकृत क्या है? स्पेशल शब्द से बना हुआ है। कुछ ऐसी पत्रकारिता होती है जो सिर्फ खेल के बारे में लिखती है। कुछ ऐसी पत्रकारिता होती है जिसमें केवल संसद से संबंधित बातें आती हैं। संसद में कौन कौन सी गतिविधियां हो रही हैं, क्या अध्यादेश जारी हो रहे हैं, क्या अधिनियम पारित हो रहे हैं, क्या संवैधानिक संशोधन हो रहे हैं, कर्तव्यों में, अधिकारों में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। तो ये सारी बातें वो संसद पत्रकारिता है। एक पत्रिका आती है आप लोगों के बीच, बहुत चर्चित है, विज्ञान प्रगति, आपने पढ़ा भी होगा। तो हमारा साइंस, हमारा विज्ञान कहाँ तक पहुंचा, या फिर नई नई कौन कौन सी शोधें हो रही हैं, किस दिशा में संभावनाएं हैं, ये सिर्फ विज्ञान जगत से जुड़ी हुई चीजें उस पत्रिका में आती है और लिखा भी होता है विज्ञान प्रगति। मासिक पत्रिका है, मंथली निकलती है। तो ये विशेषीकृत पत्रकारिता की श्रेणी में आएगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि ऐसी पत्रकारिता जो देश के अलग अलग क्षेत्रों में किसी विशेष क्षेत्रों की सूचनाओं को हमारे बीच भेजती है और जागरूकता लाने का प्रयास करती है, तो ऐसी पत्रकारिता को हम विशेषीकृत पत्रकारिता कहते हैं। तो आशा है शिक्षार्थी आप समझ पाए होंगे। इसके आगे हम अगला बिंदु शुरू करें, तो इसके पहले आप लोगों को यदि कोई दिक्कतें हों तो आप पूछ सकते हैं। सर, राजीव सर, थोड़ा ब्रिजेश सर, कोई जो ऑपरेटर हो, स्टूडेंट को अनम्यूट करना था। जी अनम्यूटेड है सर। हाँ अनम्यूट है सर। ठीक है। तो कोई उत्तर नहीं आया जब अनम्यूटेड है। तो ये जो आज बताई गई बातें हैं, तो इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं सर। ठीक है सर, वीडियो रिकॉर्ड हुआ है ना? जी रिकॉर्ड में चल रहा है, वो मिल भी जाएगा आपको। तो इसके आगे वैकल्पिक एक बार। हाँ वैकल्पिक, ठीक है। आप लोगों की तरफ से प्रश्न आया है वैकल्पिक पत्रकारिता को फिर से एक बार, तो ध्यान से सुनेंगे। परीक्षा में लिखने के दृष्टिकोण से देखिए, दो तरह से बातें बताई जाती हैं। एक तो पूरा व्याख्यान, पूरी व्याख्या, ताकि उसके इर्द गिर्द की सारी बातें समझ में आ जाएं। लेकिन जब आप परीक्षा की दृष्टि से तैयारी करते हैं तो कुछ जो नपे तुले शब्द हैं, जो आवश्यक चीजें हैं, 1 अंक 2 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसमें बहुत विस्तार में लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अंकों के अनुरूप आपके उत्तर होने चाहिए। तो वैकल्पिक पत्रकारिता को आप कैसे लिखेंगे कि देश में स्थापित राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के विकल्प के रूप में जनमत तैयार करने वाली पत्रकारिता वैकल्पिक पत्रकारिता कहलाती है। जैसे आप कहें तो फिर से एक बार मैं बताऊं, आप लिख भी सकते हैं। देश में, वो किसी भी देश का हो सकता है बाबू, देश में
स्थापित राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के विकल्प तलाशने का प्रयास करती हुई जनमत तैयार करने वाली पत्रकारिता वैकल्पिक पत्रकारिता कहलाती है। मेरी बात आप लोग समझ पाए? हेलो? यस सर, आपकी बात समझ गए। अच्छा, ठीक है। तो अगला बिंदु हम शुरू करें। यस सर। देखें, अब जो पत्रकारिता हम पढ़ रहे थे वो पत्रकार के प्रकार, फिर से एक बार सुन लेंगे कि देश विदेश में घटित होने वाली घटनाओं, सूचनाओं को पत्रकारिता के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया का नाम पत्रकारिता है। और इस प्रक्रिया में जो लोग लगे हुए लोग होते हैं वो पत्रकार कहलाते हैं। तो जो पत्रकार होते हैं, पत्रकारिता का कार्य जो संपन्न करते हैं वो पत्रकार होते हैं। और ये पत्रकार जो होते हैं मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। ये ध्यान देंगे, पूर्णकालिक, ये पूर्णकालिक पत्रकार हो गए। पूर्णकालिक पत्रकार वो पत्रकार होते हैं जो किसी समाचार एजेंसी के लिए निश्चित वेतन पर काम करते हैं। वो निश्चित वेतन भोगी होते हैं, उनकी सैलरी फिक्स होती है, तो ये पूर्णकालिक होते हैं। और दूसरा जो है वो अंशकालिक है। अंशकालिक पत्रकार, हाँ ध्यान देंगे, पूर्णकालिक मतलब पूर्णतः समर्पित होते हैं और सैलरी भी उनको मिलती है। अंशकालिक क्या होता है कि ये निश्चित मानदेय पर काम करते हैं। ये एक ही साथ ये अंशकालिक जो पत्रकार हैं ये कुछ निश्चित समय के लिए मानदेय पर काम करते हैं। ऐसे पत्रकार जो निश्चित समय के लिए मानदेय पर काम करते हैं ये अंशकालिक पत्रकार कहे जाते हैं। ये कुछ समय के बाद समाचार एजेंसी को छोड़ करके दूसरी एजेंसी में भी जा सकते हैं, उनके लिए भी काम कर सकते हैं। वहां इनका मानदेय फिक्स होगा। सैलरी और मानदेय में अंतर होता है। मानदेय कुछ आंशिक रूप से दिया जाता है और वो स्थिर भी नहीं हो सकता, वो घटबढ़ भी सकता है। जो सैलरी होती है वो फिक्स होती है। अब इस आधार पर जो तीसरा है वो फ्रीलांसर पत्रकार, ध्यान देंगे। तो फ्रीलांसर जो है वो फ्री होते हैं। ऐसे पत्रकार जो एक ही समय में अलग अलग समाचार संगठनों के लिए काम करते हैं और समझौते के आधार पर वो पाते हैं। जिस समाचार संगठन के लिए वो काम कर रहे हैं उसके आधार पर उनको जो मानदेय मिलता होगा वो पाते होंगे। तो ऐसे पत्रकार जो एक ही समय में एक से अधिक समाचार संगठनों के लिए कार्य करते हैं और अनुबंधों के आधार पर, समझौते के आधार पर जो उनको मानदेय मिलता है उस पर काम करते हैं। ये 3 तरह के मुख्यतया पत्रकार होते हैं। आशा है आपने समझा होगा। शिक्षार्थी कोई डाउट है आपको? नो सर। नो सर। हाँ, धन्यवाद। तो अब जो है
आप लोगों को एक काम करना होगा, जो भी आप पढ़ रहे हैं आप अपने से नोट्स बनाएं, ठीक है। यहाँ भी आपको उपलब्ध हैं वो चीज़ें, आपको YouTube चैनल पर भी मिल जाएगा। लेकिन जो आप पढ़ते हैं उसका अपने से आप कुछ नोट्स तैयार करें। नोट्स तैयार करने से ये होगा कि लिखने का अभ्यास बना रहेगा। अभी कब तक बंद रहेगा अभी तो देखिए क्या होता है, लेकिन आपको तैयारी करनी है। जब भी खुलता है आगे से ही पढ़ाई होगी, फिर इसका रिवीजन नहीं हो पाएगा। इसलिए आप इसे पढ़ते रहें। सर हाँ बोलें। ये जो पढ़ा रहे हैं आप ग्रामर व्याकरण का, अगर इसका नोट्स आप दे देते तो ज्यादा अच्छा रहता है। अरे भाई आप लिटरेचर का हम लोग तैयार कर लेंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, आपको जो बातें बताई जा रही हैं आपके YouTube चैनल पर भी है, और मैं जो भी यहाँ से बोल रहा हूँ ये मेरा ये प्रयास है कि जो आपका जो लेवल है इंटरमीडिएट स्तर पर जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो इसे आप एकदम नोट्स के रूप में लिख भी सकते हैं। सर लिख लिए हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि जो बोला जा रहा है इसमें अनावश्यक बातें नहीं है, अनावश्यक बातों का समावेश नहीं है। यदि व्याख्यान के तौर पर जो आपको उदाहरण दिए जा रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि सर ये उदाहरण दे रहे हैं, तो इसे आपको नहीं लिखना है। लेकिन फिक्स जो परिभाषाएं जो बोली जा रही हैं टू द पॉइंट, वो तो आपको खुद ही लग रहा होगा कि ये सही चल रहा है या फिर इससे अधिक कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एक चीज और जानिए, आप आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तो बस वो रट्टू तोता हो जाएंगे। आप नोट्स लिखेंगे और वो करेंगे, ये कोई मेरे लिए समस्या नहीं हाँ है। सर खुद से ही बना लेंगे। मैं जो बोल रहा हूँ वही बना आप लेंगे लिखेंगे। सर। हाँ, नपे तुले शब्दों में आप यदि ऐसा लगता है कि मैंने जो बोला है उससे भी बेहतर आप लिख सकते हैं तो आप लिखिए। कोई जरूरी थोड़ी है कि हमने जो बोल दिया वही लकीर का फकीर है। विषय वस्तु परिवर्तित नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। आप शब्दों का चयन कर लीजिए, आप अपने से ही लिखिए, इससे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। थोड़ा आपको लगता है कि आप 19 लिख रहे हो, थोड़ी कमजोरी है, तो भी आप कॉन्फिडेंटली लिखिए। वो लिखते लिखते ऐसा होगा कि दो चैप्टर के बाद निश्चित रूप से आप लिख सकेंगे। आपने सुना, आभार, सर धन्यवाद। हेलो बोलिए। सर, टाइम टेबल पे हिंदी मेंशन नहीं था कि हिंदी का क्लास कब चलेगा, उसके वजह से सारे बच्चों का क्लास छूट गया होगा शायद। अच्छा ठीक है, तो उनके लिए विकल्प है बाबू, ये देवस्थली के जो है DVP ऑनलाइन .2 ऐसे करके है, लिंक आपको मालूम होगा। यस सर मेंशन है। कहाँ नहीं है मेंशन, सर? फ्राइडे फ्राइडे को 10:30 बजे। फ्राइडे 10:30 बजे, वो बाद में मैसेज गया होगा, उसे आप नहीं पढ़ पाए होंगे। फिर लिंक भी तो आया है ना। हाँ हाँ, लिंक भी तो भेजा ही गया है, 10:30 बजे से ही है, हाँ, ठीक ना? जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन करके पढ़ रहा है। हाँ जी जी। तो क्या काम करेंगे ना कि जिनका छूट गया है वो यूट्यूब से DVP online.2 ऐसे करके आप उसमें सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई बात? यस सर। नो सर। सर बस डर इस बात का रहता है ना